नमस्कार. मी वनराणी. कर्तबगार महिला वनाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याच्या या मालिकेचा आज आपण समारोप करतोय. खरं तर तरुण भारत वेब पोर्टल या सर्वांच्या वाचक प्रेक्षकांकडून या मालिकेला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला. जागतिक वन्यजीव दिनापासून आपण सुरू केलेली ही मालिका आज महिला दिनाला कुठेतरी स्थिरावते आहे. आज आपण भेटणार आहोत चंद्रपूरच्या बांबू प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्राच्या संचालिका IFS अधिकारी KM अभरणा यांना. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, सध्या बांबू प्रशिक्षण केंद्र फार चर्चेत आहे. त्याचं कारण असं की मागच्या आठवड्यात या अत्यंत देखण्या आणि ज्याची दखल जागतिक स्तरावर घेतली गेली, किंबहुना सिंगापूरची खास टीम त्या बांबूच्या इमारती कशा तयार झाल्या हे बघायला आली होती. अशा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या 2 इमारती दुर्दैवाने आगीच्या भक्ष्यस्थानी आल्या. खरं तर बांबू प्रशिक्षण केंद्राचा याच्याशी काही संबंध नव्हता, कारण त्याची पूर्ण देखभाल PWD कडे होती आणि त्यांनी अद्याप त्या इमारती बांबू प्रशिक्षण केंद्राला हस्तांतरित केलेल्या नव्हत्या. तरीही बांबू प्रशिक्षण केंद्राच्या संचालिका म्हणून, प्रमुख म्हणून KM अभरणा मॅडमचं काय मत आहे, त्यांना त्या संदर्भात काय वाटते हे जाणून घेणं आपल्यासाठी उत्सुकतेचं ठरणार आहे. यासोबतच त्यांचा आजपर्यंतचा प्रवास आणि त्यांनी डील केलेले विषय आपण चर्चेला घेऊ आणि आज या मालिकेचा आपण समारोप करूया. चला भेटूया अभरणा मॅडम यांना. नमस्कार, मेरा सर्विस है ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस 2013 बैच है. मेरा गांव है कि सत्यमंगलम का नजदीक में काशीबालयम करके ये गांव है. सत्यमंगलम सभी लोग जानते हैं क्योंकि वीरप्पन वहां से बिलोंग करते हैं और वीरप्पन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं. जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थे और तब से ऑलमोस्ट 12वीं और कॉलेज का फर्स्ट ईयर उनका शूट आउट होने तक वहां पे हमेशा यही डर लगता था कि हमेशा वहां पे CRPF पुलिस रहते थे और आर्मी रहते थे, मिलिट्री रहते थे, पुलिस रहते थे. सिचुएशन इतना अच्छा नहीं रहते थे. उसका एक ही कारण था कि वीरप्पन को पकड़ना है करके. उसी टाइम से लेके मुझे जंगल के बारे में इतना प्यार था कि वो है क्या है उसमें और उसमें क्यों इतना डर है कि एक बंदा को लेके. उसके वजह से मेरा 6th स्टैंडर्ड से मुझे ये प्यार था कि मैं फॉरेस्ट सर्विस में आना है करके. उसके लिए लकीली मैं एक्चुअली बास्केटबॉल प्लेयर थी तभी. डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन में मेरा एक सीनियर का फ्रेंड वो IFS में सिलेक्शन हुई थी उनकी तभी. दैट टाइम मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. दैट टाइम उन्होंने मुझे यही गाइडेंस बताया कि अगर तुमको IFS बनना है, जंगल में काम करना है, IFS बनना है और IFS बनना तो तुम एग्रीकल्चर पढ़ना है. मुझे इतना ही पता था कि मुझे IFS बनना तो एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर पढ़ना है, वो भी कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में है और उसके बाद मैं IFS बन जाऊंगी, बस इतना ही था. मैं 12th स्टैंडर्ड पास आउट हुआ. मेरा बहुत अच्छा स्कोर्स थे, 94% था. मुझे MBBS भी मिला. मेरा पेरेंट्स का यही इच्छा है कि मैं एक डॉक्टर बने, लेकिन मेरा इतना ही था कि मुझे BSc एग्रीकल्चर पढ़ना ताकि मैं IFS अधिकारी बन जाऊंगी. मैंने कोणते ही काउंसलिंग मतलब एग्रीकल्चर छोड़ के कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं अप्लाई किया और मैं सीधा BSc एग्रीकल्चर अप्लाई किया और मुझे मिला फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में. मैं ज्वाइन हुआ. 3 साल मतलब जनरल ऐसे कॉलेज स्टूडेंट जैसे मेरा भी गया और तीसरा साल के बाद थोड़ा सीरियस हुई मेरा प्रिपरेशन. कॉलेज में मेरा एग्रीकल्चर का जो ऑप्शंस थे वो थोड़ा मैंने सीरियस लेके मैंने पढ़ा. और उसके अलावा जब बाहर आया, मेरा पास आउट है 2009 में मैं पास आउट हुई कॉलेज से. बाहर आई, मैंने सोचा दिल्ली में जाके प्रिपरेशन करेंगे करके, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं दिल्ली या कोई इंस्टीट्यूट में जाके मैं पढ़ नहीं पाई. घर से ही प्रिपरेशन किया. 2011 में मेरा अटेम्प्ट पहला था. मैंने कोई और स्टेट सर्विस भी कोई अप्लाई नहीं किया और सिविल सर्विस में भी मैं कुछ एप्लीकेशन नहीं डाला. मुझे इतना ही था कि IFS ऑफिसर बनना है. मैं 2011 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. वो इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा नहीं देने की वजह से मुझे 6-7 मार्क में फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ. सेकेंड अटेम्प्ट में 2012 में दिया और मेरा क्लियर हुआ. 2013 में मैं सितंबर महीना में मैं IFS में
डिजाइन हुआ। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, आपने जो पूछा कि साउथ से आप आई हैं, यहाँ पे आपका कल्चर लैंग्वेज कैसे लग रहा है। ऑल इंडिया सर्विस में आने से पहला हमको एकेडमी में ये ग्रूमिंग होता है कि आप कोई भी स्टेट पे जाओ, कोई भी कल्चर पे जाओ, आप कैसे वहां पे काम करना है, इसका ग्रूमिंग होता है। सो उसमें हमारा एकेडमी में अच्छा ग्रूमिंग हुआ। उसके अलावा मैं स्वतः एक शेतकरी का मूवी असली मूवी, मुझे यहाँ पे लोकल लोगों के साथ उनका कल्चर में मिंगल होने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। सो यहाँ पे विदर्भा में जो काम किया है, मेरा अभी 3.5 साल हो गया यहाँ पे। इसके पहले असम में थी 2 साल। असम में दोनों पोस्टिंग मेरा बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग होता। पहला आरएफओ का ट्रेनिंग मुझे असम नागालैंड बॉर्डर में हुआ और उसके बाद मुझे काजीरंगा शिफ्ट किया। उनका मिनिस्टर का मैम थी, वहां पे मिनिस्टर थे तभी, मैम ने मुझे पर्सनली काजीरंगा में शिफ्ट किया। वहां पे भी मेरा रेंज ट्रेनिंग हुआ। सो वहां पे भी अलग कल्चर था, अलग लैंग्वेज था, अकोनिया था वहां पे, बट मुझे कोई भी अड़चन नहीं आया कि लैंग्वेज या कल्चर के वजह से। सो जैसे यहाँ पे मैं ज्वाइन हुई, सो 3.5 साल हुआ, ये मेरा सेकेंड पोस्टिंग है। दोनों पोस्टिंग मेरा विदर्भा में ही हुआ। सो मुझे इतना आनंद आता था कि यहाँ पे काम करने में कि इतना शेतकरी का और इतना जंगल है। सो इतना लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करने में मुझे कोई अड़चन भी नहीं है और मैं तो ये काम को बहुत एंजॉय करके कर रही हूँ। जी, आपने जो बताया कि मेरा पहला पोस्टिंग था महाराष्ट्र में आए, तभी मेरा 17 दिन में पांड्रकोड़ा में पोस्टिंग हुई। पहला इंडिपेंडेंट पोस्टिंग था वो मुझे, और 7वें दिन के अंदर पहला ह्यूमन किल हुआ था। मेरा पोस्टिंग में वो पहला ह्यूमन किल था, लेकिन तब तक वो 7वीं ह्यूमन किल हो चुकी थी। सो इसलिए लोगों को बहुत ही रोष था। जैसे मैं गांव में गया, बहुत ही मतलब लोगों ने इतना गाली दिया, इतना रोष था डिपार्टमेंट के ऊपर। वो ऑलमोस्ट अगस्त महीना 2017 में ये घटना हुआ। गणेश चतुर्थी का दिन था, वो कभी मैं भूल नहीं पाऊंगी। उस दिन से लेके T1 को और T1 का जो बचने है वो पकड़ते तक जो मेरा जर्नी था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि लोगों के साथ कैसे बात करना, मीडिया को कैसे हैंडल करना, PILs कैसे हैंडल करना, और उसके अलावा हमारे पास जो टीम है, मैन पावर है, उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना। उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे 7वीं ह्यूमन किल हुआ, जैसे हमने गांव में गए, लोगों ने बोला कि आप लोग अंदर नहीं आना है, हम हमारा देख लेते हैं क्या होगा करके। सो उसी टाइम हमने एक आइडिया किया है कि हमारा जो विशेष सेवा का लेडीज होते, 18 लेडीज को मैंने चूज किया और उनको 2 ग्रुप्स बनाया। एक ग्रुप में 9 लेडीज बनाया और उनको हमने लोकल कलेक्टर एंड MLA साहब का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि करके हमने गांव में भेजा। उन लोगों ने 2 महीना उनके साथ मिला, बात किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। टोटली 18 गांव में उन लोग लेडीज ने काम किया और 2 महीना के बाद उन्होंने खुद का आइडेंटिटी रिवील किया। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लोग है और आपका अड़चन देखने के लिए हम यहाँ पे आया। वो इंसिडेंट के वजह से जो रोष था लोगों के ऊपर डिपार्टमेंट का, वो कंप्लीटली 2 महीना में निकल गया। और उस दिन से लेके जब 13वीं घटना हुआ और उसके बाद 14th ह्यूमन किल भी हुआ, उसी वक्त हम 18 गांव का बीच में बैठ के हमने काम किया। तभी भी लोगों ने इतना हमको मदद किया। उसका मेन कारण है कि ये जो 18 लेडीज जाके जिसने काम किया है ग्राउंड में, उनका ही फाउंडेशन था। उसके वजह से हम गांव में आगे जाके काम करना इजी हुआ। सो उसके अलावा मीडिया को कैसे हैंडल करना और वेरियस एक्सपर्ट्स को कैसे हैंडल करना, ये भी मैंने बहुत सीखा है। और टीम काम कैसे होता है और उसमें क्या मजा आता है, वो भी मैंने वो सिचुएशन में सीखा। और ये तो सभी T1 जब जिंदा थी तभी मरे थे वो। उसके अलावा अभी 15 दिन के पहले मेरा खुद का नाम पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट नोटिस फाइल हुआ है और उसका अभी पिछले हफ्ता हियरिंग भी हुआ। सो उसका हमने केस डिस्पोज भी हुआ। सो अभी T1 इंसिडेंट मेरा होल लाइफ में इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। उसमें हमने गांवकरी से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक कैसे सिच्युएशन हैंडल करना, वो मैं उससे सीखा है। ये BRTC मध्ये ट्रेनिंग आता 2017 से शुरू आहे आणि उसमें अभी हम हमारा 2 साल का डिप्लोमा हम
लेते हैं। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग में दो अलग अलग प्रकल्प होता है। एक है कि जो ऑलरेडी आर्टिजन्स है, आर्टिजन को थोड़ा करंट टेक्नोलॉजी में रीओरिएंट करना है, उसका ट्रेनिंग 70 दिवसीय में हम लेते हैं। उसके अलावा रोजगार इंक्रीज करने के लिए जिसको दामों के बारे में कुछ भी माहिती नहीं है, उनको भी लेके हम उनको भी प्रशिक्षण देके 70 दिवस नंतर उनको कुछ तो दामों बेसिस में काम कर सकते हैं, इतना हम स्किल इंप्रूव करके देते हैं। वैसे लगभग 1500 लोगों का, मतलब महिला यानी पुरुष, इनका ट्रेनिंग 2017 से शुरू होके खत्म हुआ है। और इसके अलावा हम डिप्लोमा हमने शुरू किया है, 2 साल का है। कैपेसिटी है 20 विद्यार्थी पर ईयर। सो अभी 2 बैचेस पास आउट हुई है, उसमें ऑलमोस्ट 20 लोगों का है। 20 लोगों में कई लोग कंस्ट्रक्शन, बैम्बू बेस्ड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, कई लोग बैम्बू बेस्ड टिश्यू कल्चर में काम कर रहे हैं, और कई लोग बीआरटीसी में काम कर रहे हैं, एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। सो अभी करंट बैचेस 2 बैचेस चल रहा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में 14 स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर में 9 स्टूडेंट्स है। फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम बैम्बू टेक्नोलॉजी में थियोरेटिकल पार्ट उनको हम सिखाते हैं। बैम्बू म्हणजे काय है, कितना वेराइटीज है, उसका हार्वेस्टिंग क्या है, उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है, उसको कैसे हार्वेस्टिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, प्रोसेसिंग क्या है, ये सभी हम थियोरेटिकली सिखाते हैं। सेकेंड ईयर में आप अगर आज बाहर निकल रहे हैं बीआरटीसी से, आप जाके स्वतः एक इंडस्ट्री या कंपनी शुरू करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका कौन सा क्लियरेंसेस चाहिए, कौन सा लाइसेंसेस चाहिए, किससे फिनेंस मिल सकते हैं, कौन सा ग्रांट है, बैंक में कौन सा अवेलेबिलिटी है, और उसके अलावा आपको बैम्बू कौन सा प्रगजित बैम्बू कहाँ से मिलता है, ये सभी हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते। ये थियोरेटिकली नहीं चलता, उनको हम वेरियस इंडस्ट्रीज में लेके जाते। जैसे बेंगलुरु में इप्रीति है, अमरावती में एक नर्सरी है, उसके अलावा कुछ हैंडीक्राफ्ट्स का यूनिट है, एंड अपार्ट फ्रॉम गडचिरोली में है। इन यहाँ पे उनको लेके जाते हैं और वहां पे हम 15 दिन 20 दिन अटैचमेंट उनको करते हैं। सो वहां पे लोग देखते हैं कि कैसे काम चलता, ऐसे लेबर कैसे काम चलता, ऐसे सुपरवाइजर हम कैसे काम करना, और ऐसे ओनर हम क्या प्लान करना, ये सभी उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वहां पे मिलता है। सो अभी करंटली सेकेंड बैच कोरोना का वजह से फरवरी तक शुरू नहीं हुआ, उनका सभी ऑनलाइन चल रहा था। सो अभी वो लोग ज्वाइन हुआ, उनका अभी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो अभी वो लोग अटैचमेंट में गडचिरोली में है। ये जो आता रिसेंटली हुआ है वो जरूर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसको हमारा अभी जो इसमें है, ये इंसिडेंट को लेके एज अ होल बैम्बू सेक्टर में कुछ सेटबैक नहीं होना चाहिए, कुछ इश्यूज नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम बहुत जोर से काम कर रहे हैं। कल भी हमने सभी इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट जो भी है, FRI, इप्रीति, उसके अलावा LIT नागपुर, NIFSC नागपुर, ये सभी का हमने मीटिंग लिया है। सो अभी हमारा पहला आइडिया एंड जो इसमें होगा कि ये इंसिडेंट को लेके पूरा बैम्बू सेक्टर में कोई सेटबैक नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली, कोई भी इंसिडेंट होता है उससे हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो यही घटना से हमारा अभी आइडिया मिला है कि क्या आगे होना चाहिए, मतलब एक बैम्बू बेस्ड कंस्ट्रक्शन बन रहा है, वहां पे बेसिक प्रिवेंशन क्या होना चाहिए और बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो हमारा अभी ध्यान पे आया है। PWD भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी करके हम कन्वर्ट करके इससे क्या भविष्य फ्यूचर में क्या सभी को एक गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम दे सकते, तो दैट वुड बी अ ग्रेटेस्ट सक्सेस फॉर द होल, नॉट ओनली फॉर BRTC, फॉर द स्टेट ऑफ होल महाराष्ट्र। बिल्डिंग अभी हमारे पास हैंडओवर नहीं होने की वजह से हमारा इतना आइडिया नहीं है कि क्योंकि FIR PWD में फाइल किया है, उसके अलावा अभी उसका इंक्वायरी का क्या आगे प्रोसेस है उसमें मुझे कंप्लीटली आइडिया नहीं है। लेकिन हमारा जरूर ये मैं कहूंगी कि जो हुआ है उसको कैसे आगे पॉजिटिवली चेंज कर सकते, उसमें हम BRTC प्लस PWD प्लस ऑल द इंस्टीट्यूट सभी मिला के हम काम कर रहे हैं।
अभी बीआरटीसी को हम प्रशिक्षण केंद्र म्हणून हमें सभी देख रहे हैं, उसमें संशोधन का पार्ट भी है। सो अभी हमारा चंद्रपुर में 2 मेजर इवेंट चल रहे हैं जो जिसी का ख्याल पे नहीं आ रहा है। एक है 10 वर्षानंतर भारतामध्ये बांबूचे फ्लॉवरिंग सुरू झाले, ते चंद्रपूरमध्ये सुरू झाले आणि चंद्रपुर में आता जो बांबू का फ्लॉवरिंग शुरू हुआ उसमें लोकल कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में हमारा रिसर्च अभी शुरू हो रहा है। उसका मीटिंग 2 दिन के पहले भी हुआ। सो अभी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे तड़ोबा है और सेंट्रल चांदा है, एफडीसीएम है एंड ब्रह्मपुरी है, ये सभी एरिया में जो अभी फ्लॉवरिंग बांबू का जो फ्लॉवरिंग शुरू हुआ उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता लोकल लोगों के ऊपर, उसके बारे में हमारा अभी रिसर्च हमारा रोड मैप में है। और उसके अलावा सेकेंड थिंग, चंद्रपुर में बहुत माइनिंग शुरू है, मतलब उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है और उसका कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन भी चल रहा है। फिर भी ये जो लैंड डिग्रेड हुआ उसको बांबू थ्रू कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं उसका रिसर्च भी हम पेपर शुरू कर रहे हैं। अगर वो सक्सेस होगा, कौन सा वैरायटी बांबू यहाँ पे लगा ये डिग्रेडेड एरिया को रिस्टोर करने में अच्छा है, अगर वो हम फाइंड करेंगे, ये जो डिग्रेडेड एरिया है वो टाइगर के लिए अभी जो इंक्रीज हो रहा है टाइगर पॉपुलेशन उनके लिए एक चांगला हैबिटेट बन जाएगा। उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी वहां पे है उनको भी एक बांबू बेस्ड लाइवलीहुड शुरू होने का चांसेस होगा। सो ये दोनों हमारा प्रायोरिटी में है। उसके अलावा हम अभी 70 दिवस ट्रेनिंग जैसे शुरू किया है, वैसे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ स्टेट से भी हमको आईएफएस ऑफिसर्स का कॉल आ रहा है कि आप लोग हमारा स्टेट में भी हमारा जो आर्टिजन्स है, कारागिर है, उनको भी आप लोग हमको ट्रेनिंग दीजिएगा करके। सो उसके लिए भी हमारा अभी शुरू है। उसके अलावा एक चांगला क्वेश्चन है कि जो मैनेज करके एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जैसे अभी बीआरटीसी है वैसे इंडिया में वो जो एग्रीकल्चरल में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग देने के लिए वो प्राइम इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, वो एग्रीकल्चर आईसीएआर के अंदर है। सो अभी उन लोग 15 दिन के पहले हमारे साथ टाइप किया है कि वो जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स पास आउट होके आ रहे हैं उनको हमारा ट्रेनिंग देने के लिए। सो अभी ये 15-20 दिवस मध्ये हमारा ये प्लानिंग हुआ है कि नॉट ओनली महाराष्ट्र के बाहर भी बीआरटीसी को कैसे लेके जाना है वो काम ऑलरेडी हमने शुरू कर चुकी है और उसका ऑलरेडी हमने 3-4 टाइप भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अभी ठीक है इंडिया में हमारा करना है, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे बीआरटीसी को कैसे लेके जाना है, सो उसके लिए भी हमारा ऑलमोस्ट प्लानिंग हो चुकी है। सो अभी हमारा इंटरनेशनल लेवल पे वर्कशॉप्स या फेयर्स एग्जीबिशंस हमारा 2-3 महीना में होगा और उसमें 2 बेनिफिट्स होगा। एक है बीआरटीसी का नाम पूरा इंटरनेशनल लेवल पे पता चलेगा और इंटरनेशनल में जो भी लोग बांबू में काम कर रहे हैं, लाइवलीहुड, कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, जो भी काम कर रहे हैं उनका नॉलेज अगर यहाँ पे शेयर होगा वो डेफिनेटली महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी और स्पेशली लोगों का जो चंद्रपुर में जो लोग है उनके लिए भी काम पे आएगा। सो अभी हमारा जो ये है कि बीआरटीसी को एज ए यूनिट कैसे नेशनल और इंटरनेशनल में लेके जाना है। सो नेशनल लेवल में लेके जाने के लिए ऑलरेडी हमारा कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हमारा कार्रवाई ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सो ये हमारा रोड मैप है।